और भाई क्या हाल चाल। एक प्रेजेंटेशन देता हूँ आप लोगों को। अभी मैं कुछ दिन के लिए बाहर था और उस पे मैं एक कोर्स के लिए गया हुआ था। उस पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो मैं सोचा कि इसी प्रेजेंटेशन को आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रेजेंटेशन बनती कैसे, हम लोग बनाते कैसे हैं। ये एक चीज़ सीखोगे आप। साथ ही साथ जिस पर मैं प्रेजेंटेशन दिया था उसके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में मैं अलग वीडियोस बना दूंगा। फिलहाल मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन दिखाऊं। कथा सुनने के लिए रेडी हो जाइए, चाय पानी लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। स्लाइड शो ऑन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ ऑन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। जी, ये जो है कलर मैंने देख रहे हो अलग अलग रखा है। जो गगन लिखा हुआ है नीचे में देख रहे हो आप बिल्डिंग का नाम, उसी को मतलब मैंने एक्सपेंड किया है। तो मैं जब स्टार्टिंग मैंने की थी तो मैंने यही स्लाइड दिखाई और उस पर बोला कि जी गगन का मतलब होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। जीपीएस एडेड मतलब जीपीएस का हेल्प लेता है, एड लेता है, हेल्प लेता है। मतलब जियो ऑगमेंटेशन का मतलब वो करेक्टेड जीपीएस सिग्नल प्रोवाइड करता है। जियो ऑगमेंटेशन मतलब जियो सैटेलाइट के थ्रू। ऑगमेंटेशन मतलब एनहेंस्ड वर्जन ऑफ जीपीएस। और नेविगेशन क्योंकि नेविगेशन पर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है। अपने केस में एयरक्राफ्ट के नेविगेशन के लिए यूज़ होगा। तो ये जो फ़ोटो देख रहे हो आप, ये मैंने ही खींची थी। ये जहाँ गया था मैं वहाँ की फ्रंट बिल्डिंग है, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में मतलब अच्छा दिखेगा, तो मैंने वहाँ यूज़ किया था ये। तो गगन यहाँ ये भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और कन्नड़ा में भी लिखा है। पता ही होगा आप लोगों को, दुकान उकान में भी लिखा रहना चाहिए ऐसे ही कन्नड़ा में नाम। तो आई थिंक मे बी इस वजह से। तो ये पिक्चर स्टार्टिंग थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे जाते हैं, यहाँ पे टॉपिक्स मैंने हाईलाइट कर दिए कि भाई कौन कौन सा टॉपिक अपन देखेंगे इस पूरे प्रेजेंटेशन में। ज़्यादा टाइम नहीं था, 15 मिनट का था बस। और 3 मेंबर्स थे, 10-15 मिनट में हम 5-5 मिनट सोच के चले थे, लेकिन ऑलमोस्ट 20 तक खिंच गया था वो। तो उस हिसाब से हमको स्लाइड्स बनानी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत 30-50 स्लाइड बनानी थी, 10-15 स्लाइड में ख़त्म करनी थी अपने को। अब इस पे जो शुरू के दो हैं, इंट्रोडक्शन टू गगन और गगन हिस्ट्री बैकग्राउंड, ये मैंने लिया था। गगन एलिमेंट्स और गगन सब सिस्टम्स सर ने लिया था। एक सर थे मेरे सीनियर जो मेरे टीम मेंबर थे, और एक मैडम ने बाकी के 3 पार्ट्स लिए थे। ये गगन एडवांटेजेस, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, अकम्पलिशमेंट्स क्या है, ये सब चीज़ें मैडम ली थी। वो भी सीनियर थी। एक जो थी त्रिवेंद्रम से थी मैडम, एजीएम थी। और जो सर थे वो थे हैदराबाद के थे। वो जॉइंट जीएम थे, रडार यूनिट के इंचार्ज थे। तो उन्होंने ही टीम बना के दी थी जहाँ मैं कोर्स कर रहा था, और ये अथॉरिटी की तरफ से था। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसी टीम मेंबर्स चूज़ किए थे जिसमें अलग अलग स्टेशन के हों और वो लोग मिल के काम कर सकें। तो इस बेसिस पे हुआ था। नेक्स्ट स्टार्ट किया था जब मैं, तो ये देखिए ये स्लाइड्स थी। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो मैं समझा ना पाऊँ, पहले पॉइंट, ठीक है। ट्रेडिशनल नेविट्स हैज़ वर्ल्ड वाइड कवरेज इश्यूज़। मतलब जो आईएलएस वगैरह होते हैं, लैंडिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो स्टेशन स्पेसिफिक होते हैं। उनकी रेंज ऐसा नहीं है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में दे सकता हूँ। इसलिए वो एक एयरपोर्ट तक या थोड़ा उसके पैरेलल रनवे है उसके तक, या फिर आसपास के एयरपोर्ट्स तक थोड़ा जो पास में, वहाँ तक के यूज़ में आ सकते हैं। लेकिन पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक सिस्टम से नेविगेशन करना चाहूँ। नेविगेशन का मतलब ये उसको मार्गदर्शन कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट का। वो किसी को देख के हाँ भाई ऐसे जा करके, जीपीएस सिग्नल होता है ना, जैसे अपन मार्गदर्शन लेते हैं उसमें, वैसे ही समझ लीजिए उसको एयरक्राफ्ट को भी चाहिए होता है। तो ये लैंडिंग इक्विपमेंट हो गया, और भी मतलब पाथ दूर दूर पे जाने के लिए उसको कैसे चलना है वो बताने के लिए दूसरे इक्विपमेंट होते हैं, वीओआर हो गया। तो ये सब क्या ट्रेडिशनल है, नेविट्स वाली इक्विपमेंट है। इसको देख के ही वो नेविगेट करता है एयर में। लेकिन वो उसकी वर्ल्ड वाइड कवरेज इशू है। मतलब समझ लीजिए इंडिया लेवल पे भी अगर एक सिस्टम के थ्रू चलाना है तो नहीं चला पाएगा। गगन इज अ इंडियन एसबास सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड स्टेशन कलेक्टिवली प्रोवाइडिंग नेविगेशन फॉर एविएशन विद बेटर कवरेज। अब इसमें बेटर कवरेज मिलती है। एक सिस्टम है जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू वो सिग्नल लेगा और अपना मार्गदर्शन खुद कर लेगा, उसको ग्राउंड पे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। इस आइडिया पे गगन बना हुआ है। एसबास मतलब सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, मतलब करेक्टेड जीपीएस सिग्नल, एक बेहतर जीपीएस सिग्नल प्रोवाइड करता है वो सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, ये सैटेलाइट हमारे हैं, इसरो ने बना के ऊपर रख दिए हैं, समझ लीजिए अर्थ के। वो देखते हैं सैटेलाइट, लेकिन जो सिग्नल्स हैं सब अपना जो डेटा वगैरह है, ट्रांसमिशन रिसेप्शन वगैरह का, वो अपने अंडर आता है। ठीक, बेटर कवरेज मतलब कि वो सैटेलाइट से ही पूरा इंडिया को कवर कर लेगा। इंडिया क्या उसके बियॉन्ड भी कर लेगा, पर अपन इंडिया पे फोकस करते हैं। गगन इज ए ऑगमेंटेशन सिस्टम, जीपीएस इज इट्स कोर कॉन्स्टलेशन। मतलब जीपीएस तो हर किसी को यूज़ कर सकते हैं ना, मतलब हर कोई यूज़ कर सकता है अपन लोगों में। यूएस का है ये, ठीक। इंडिया का अपना खुद का है नैव आईसी करके, जिसको नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। मतलब इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस है वो, समझ लो। ठीक है, तो जीपीएस सिग्नल लेते हैं अपन लोग। और ऑगमेंटेशन गगन मतलब वो समझ लीजिए ग्रुप ऑफ सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन है, वो मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। उससे मतलब अपन
एक करेक्टेड लेस एरर वाला एक सिग्नल जनरेट करके एविएशन को दे रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा समझ लीजिए। तो ये एक अलग चीज़ है गगन, और जीपीएस एक अलग चीज़ है, ऑल्दो दोनों में ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक, गगन प्रोवाइड्स जीपीएस सिग्नल विद बेटर इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू जीपीएस अलोन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिविल एविएशन। अब जो चीज़ मैं अचीव कर रहा हूँ इससे बेहतर पाथ वगैरह वो सब जीपीएस सिग्नल से भी कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत उसमें यह है कि मेरे को ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट सिग्नल चाहिए, ज़्यादा टॉलरेंस मतलब बाहर ना जाए, एक स्ट्रिक्ट वैल्यू पे रहे और प्लस माइनस 0.1 0.2 तक हो, ऐसा टाइप का मतलब समझ लीजिए रफली। एक स्ट्रिंजेंट बोलते हैं इसको, बहुत मतलब नैरो विड्थ है जिसमें वो वेरी कर सकता है। जीपीएस के सिग्नल पे ऐसे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि तो पैसेंजर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अपने को एयर ट्रैवल है, दुर्घटना ना हो, वो सब चीज़ों को अकाउंट में लेते हुए सिविल एविएशन पर्पज़ से एक बेहतर सिग्नल चाहिए अपने को, एनहेंस सिग्नल चाहिए, मोर ऑफ अ एरर फ्री टाइप का सिग्नल चाहिए। जीपीएस ही सिग्नल चाहिए पर बेहतर चाहिए। गगन कैन कवर अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स बट सर्विस इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियन एफआईआर ओनली। ऐसे ही मतलब इंडियन में ही अपन रेस्ट्रिक्टेड है, ऑल्दो अपन दूसरी कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज़र एयरक्राफ्ट जो हमारे केस में है कैलकुलेट्स इट्स ओन पोजीशन एंड वेलोसिटी अलॉन्ग विद टाइम इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग करेक्टेड जीपीएस सिग्नल। जैसा मैं बताया वो जीपीएस सिग्नल से खुद का लोकेशन एयर में और क्या उसकी वेलोसिटी है, अभी टाइम क्या हुआ है, वो सब चीज़ें वो पता लगा सकता है। आप घड़ी देख के टाइम पता करते हैं ना, वैसे ही वो जीपीएस सिग्नल से पता करेगा। वो मतलब गगन से पूछेगा भाई टाइम क्या हुआ है अभी, तो वो बताएगा, मेरी वेलोसिटी क्या है वो बताएगा, मेरा लोकेशन क्या है वो बताएगा। जैसे अपन लोग मोबाइल में जीपीएस यूज़ करते हैं ना, खुद की लोकेशन पता करते हैं अपन उससे, है ना, अपन अभी कहाँ है, वैसे ही समझ लीजिए वो कर रहे हैं। गगन कंसिस्ट ऑफ स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट और यूज़र सेगमेंट। 3 सेगमेंट्स हैं, स्पेस वाला पार्ट है एक, यूज़र वाला पार्ट है जो अपने केस में एयरक्राफ्ट है, और एक ग्राउंड वाला पार्ट है। ठीक है, वो उस पर आऊँगा मैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। फिर उसके बाद किस फेजेज़ में अपन को पता लग गया कि किस किस उस पर क्या बोलते हैं रीज़न की वजह से हमने इसको अडॉप्ट किया, और किस हिस्ट्री क्या है इसकी, मतलब किस फेजेस में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो बहुत कम कम चीज़ें लिखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें लिखी थी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड था टाइम। टीडीएस फेज़ था जिसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम फेज़ बोलते हैं, जो 2004 से 7 के बीच में था। पर्पस ये था कि अपन ये चीज़ कर भी पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक अपना खुद का एक सैटेलाइट सिस्टम्स बनाएं और उसके थ्रू एक जीपीएस सिग्नल प्रोवाइड करें एयरक्राफ्ट को। ये चीज़ एक न्यू थी उस टाइम के पे, और अपना इंडिया क्या थोड़ा इक्वेटर के पास आता है, तो आइनोस्फीयर का थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा खासा पड़ता है। तो अपने आप में गगन थोड़ा यूनिक हो जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिकली अपने रीजन को टारगेट करते हुए बनाया गया है। आइनोस्फीयर क्या क्या ऐसा रोल है, आइनोस्फीयर ना बहुत समझ लीजिए रैंडम एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज ऐसा होगा तो कल भी वैसा रहे, कल डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी वो शो कर सकता है। तो उस वे में थोड़ा सा मतलब रैंडम नेचर का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन ने स्पेसिफिकली इंडिया के लिए डिज़ाइन किया, ऐसा सोच लीजिए। फिर इस पे ऑब्जेक्टिव ये था कि TTA 6.2 सेकेंड्स हो और 7.6 मीटर का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी दे। मतलब कुछ भी वो रीडिंग दे रहा है ना, 7.6 मीटर से ज़्यादा का एरर नहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, समझ लीजिए पोजीशन बता रहा है वो एयरक्राफ्ट की, उससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। और TTA मतलब कि लेस देन 6.2 सेकेंड, मतलब कुछ भी अलार्म आए तो वो यूज़र को बता दे, मतलब एयरक्राफ्ट को बता दे कि 6.2 सेकेंड से पहले बता दे कि ये दिक्कत आई है। ये अचीव करना था अपने को, ये ऑब्जेक्टिव था। एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि अपन ये सिस्टम बना पाएंगे कि नहीं, दूसरा ये वाला था। इसमें 8 इंड्रेस यूज़ हुआ है, एक INMCC, एक इनलस, एक जियो, ऐसे करके मिनिमम रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किया। ये नाम पे मत जाइए, अभी मैं आगे बताऊंगा। जियो मतलब जियो सैटेलाइट हो गया, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो सिंक्रोनस और स्टेशनरी वाले में पता होगा तो ठीक है, वो कभी और बात करेंगे। तो समझ लीजिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे कहीं रखा हुआ है वो सैटेलाइट। एक सैटेलाइट था और एक आध स्टेशंस थे, रेफरेंस स्टेशंस थे, ये सब नाम है इनके, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे दिखते हैं ये। फिर ये जब रिज़ल्ट्स अच्छे हुए तो अपन फाइनल ऑपरेशन फेज़ में आए, जो 2009 से 15 के बीच में था। यहाँ पर जब अच्छे रिजल्ट्स आए तो हमने रिसोर्सेज बढ़ाए और जो पहले बना हुआ था चीज़ें उस पर बिल्डअप की। जैसे यहाँ पर 8 इंड्रेस, एक INMCC, तो उसके ऊपर अपन ने 15 डाल दिया। तो क्योंकि पैसे वैसे खर्च होते हैं, टाइम खर्च हुआ है, कंट्री के रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको डिमोलिश करके फिर से नया स्टार्ट करें। बिल्ड करना, जो अपन ने बनाया था उसी पे बिल्ड कर सकें, ऐसा था। ये तो मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ प्रेजेंटेशन में कम बोला था। नेक्स्ट जो
तो अपन ने बेहतर ऑब्जेक्टिव बनाया कि एक आरएनपी एपीवी सर्विस समझ लीजिए, मतलब कुछ है ये बेहतर एक रूट प्रोवाइड करने के लिए है। इस पे नहीं जाते हैं अपन लोग कि क्या होता है ये। और आइनोस्फेरिक स्पेसिफिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, जैसे मैं आपने बताया इक्वेटर के पास है अपना इंडिया, थोड़ा आइनोस्फेयर की एक्टिविटी बहुत रैंडम होती है, तो उस बेसिस पे अपन ने इसको डिज़ाइन किया था। उस पर भी रिजल्ट्स अच्छे आए, तो पोस्ट एफओ फेज़ हुआ, फाइनल ऑपरेशन फेज़ जो 2015 के बाद हुआ, 2019 तक था ये। और भी चीज़ें ऐड होते गई हैं, पर अपन टाइम के रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से कम रखे थे। तो इस पे जीपीएस एक जीएमएस करके चीज़ें इंक्लूड की गई, जैसे गगन मैसेज सर्विस, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत थोक में अपन मैसेज भेज सकें कुछ रिलीफ के लिए, या अगर होने वाली है कोई डिज़ास्टर एक्टिविटी तो इन्फॉर्म करने के लिए, फिशरीज़ वगैरह को जहाँ फिशरमैन्स होते हैं उनको बता सकें पहले ही सैटेलाइट के थ्रू कि मैसेज आ जाए फ़ोन में कि सुनामी आने वाली है या कुछ होने वाला है ऐसी एक्टिविटी, तो वो पहले ही रेडी रहे। या फिर कोई दुर्घटना घट चुकी है तो उसके रिलेटेड अगर अपन कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके थ्रू मैसेज मतलब भेज सकें ऐसा सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली, ये चीज़ इंक्लूड की गई। और हमने रिसोर्सेज बनाए 15, 3 हो गए यहाँ पे, और बिल्ड किया अपन ने सेकंड फेज़ पे, जो हमने सेकंड फेज़ में किया था उसके ऊपर बिल्डअप किया। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी, पर हमने इंक्लूड नहीं की। मैं तो बस एक आपको इंट्रो दे रहा हूँ, बोर मत हो जाना, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो आप लोग, गगन के एलिमेंट्स दिख जाएंगे इस पर, जो INMCC और INRES इनका क्या मतलब है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हो आप लोग। इनलस करके लिखा हुआ है, INMCC इंड्रेस करके लिखा हुआ है। ये सारी स्टेशंस हैं, एक छोटे छोटे स्टेशन है, ग्राउंड का पार्ट है ये। तो जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो, त्रिवेंद्रम में दिखा, बेंगलोर में दिखा, गोवा में दिखा, नागपुर में दिखा, जैसलमेर में। ये मार्किंग देखिए, ये एक लोकेशन टाइप की है ना, यहाँ पे इन लोकेशन का मतलब है इंड्रेस। इंड्रेस मतलब इंडियन रेफरेंस स्टेशंस। ये रेफरेंस ऐसा है कि जीपीएस से सिग्नल उठाते हैं और INMCC को दे देते हैं, है ना। ये लोग प्रोसेस करते हैं, करेक्शन वगैरह निकालते हैं, जो भी है। फिर उसके बाद देखोगे तो आप और आगे बढ़ते जाओगे, पूरा इंडिया में फैला हुआ है, डिफरेंट जगह में। ये आपको विकीपीडिया में भी मिल जाएगा, अगर चाहेंगे तो देख सकते हो आप। फिर आता है ये कंप्यूटर वाला पार्ट, जो देख रहे हो, ये सब लोकेशन मार्क किया। INMCC मतलब यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह होती है ना। और करेक्टेड से जीपीएस सिग्नल निकालते हैं, तो रेफरेंस स्टेशन से ने लिया सिग्नल जीपीएस सेटेलाइट से, उठाया और दे दिया सीधा। गाय आदमी है वो ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता है, लेता है और दे देता है सीधे INMCC को। वो लोग मेन करेक्शन निकालते हैं और सीधा भेजते हैं किसको, इनलस को। इनलस की भी कहाँ लोकेशन है, ये 3 जगह पे लोकेशन है। जो 2 लोकेशन बता रहा हूँ मैं, ये जो 2 ऊपर में लिखे हैं वो दिल्ली है, और ये जो 4 हैं यहाँ पे ये बेंगलोर में है, ठीक है। तो इनलस और INMCC दिल्ली और मुंबई में ही है, उस हिसाब से पोस्टिंग भी होती है। इसीलिए इंड्रेस में आपने काम किया तो इंड्रेस में पोस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, ऐसे दिखते हैं ये लोग। इनलेस जो है ये इतना बड़ा सा एंटीना होता है, उन्हीं को संभालते हैं। इसके जो भी मतलब आवन जावन में सिग्नल है, जो भी इसका सिस्टम है, एक बिल्डिंग में रखा होगा उसको देखना। और ये बहुत बड़ा एंटीना है, 11 मीटर्स का है, अपने आप घूमता है। यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे मोटर लगे हुए हैं, अपने आप घूमता है, वो करेक्ट कर लेता है। उसके सिग्नल्स ऐसे होते हैं। फेज़ अरे एंटीना वगैरह अगर पढ़े हो गया, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते होंगे तो उसमें बहुत यूज़ आता है, इसलिए इंटरव्यू वगैरह में भी वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव फेज़ अरे कैसे होता है, और जो डिजिटल वाला एक पैसिव फेज़ अरे होता है, एक एक्टिव होता है, वो सब में क्या अंतर होता है, वो सब पे नहीं जा रहा हूँ। मतलब समझ लीजिए अपने आप होता है। अब मैनुअली जाके कोई आदमी वो टेढ़ा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं होता है। तो अपने आप मोटर के थ्रू सिग्नल उसको जाता है, तो अजीमुथल और एलिवेशन दोनों साइड में वो अरेंज कर लेता है अपने आप को। फिर ये INMCC जिसकी मैंने फ़ोटो दिखाई, ये अंदर में समझ लीजिए यहाँ करेक्शंस रहते हैं, कुछ मतलब इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो इंड्रेस से लेते हैं और INMCC में प्रोसेस करते हैं, और इनलस में से वो ट्रांसमिट कर देते हैं एयर पे। किसको करते हैं, जो ऊपर हमारे सैटेलाइट हैं, GPS वाले नहीं, गगन वाले सैटेलाइट हैं। अभी बताऊँगा मैं और प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। ये लोग बस फ़ोटो हैं, ये ऐसे दिखते हैं अलग अलग स्टेशन में। जो त्रिवेंद्रम है, पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं। दिल्ली मुंबई में ऐसा है, ये भी वहाँ पे दिल्ली मुंबई में भी लगा हुआ है। तो ये सब क्या फाइबर लिंक के थ्रू अपना डेटा शेयर करते हैं, या फिर टेलीफोन लाइन्स वाले हो गए, अभी तो फाइबर आ गया तो फाइबर बोलना चाहिए मेन, उसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते हैं, समझ के चलिए। नेक्स्ट, अब इस पे यहाँ पे आपको डेटा फ्लो दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, कॉन्फिडेंशियल डेटा, सिर्फ एक आपको समझने मात्र के बेसिस पे चीज़ें रखी है बस यहाँ पे। तो जीपीएस सैटेलाइट्स, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो यूएस के हैं भाई, उनसे अपन ले सकते हैं जीपीएस सिग्नल, और देखते भी हैं अपन लोग, देखे हो गया आप फ़ोन पे। तो वहाँ से जीपीएस सिग्नल उठाया इंड्रेस ने, इंड्रेस की फ़ोटो दिखाया कैसे दिखते हैं, अलग अलग इंडिया में फैले हुए हैं, उन्होंने लिया और सीधा भेज दिया INMCC को, जो कि कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर। और इनलस का मतलब है इंडियन अपलिंकिंग स्टेशन, लैंड अपलिंकिंग स्टेशन। INMCC को दिया, उस पर उन्होंने बहुत सारे डेटा
करेक्ट किए और उसके बाद भेज दिया सीधे इनलस को। इनलस क्या करेगा, अपने सैटेलाइट्स को भेज देगा। ये इंडिया के सैटेलाइट्स के पास चला गया, ये वाले सैटेलाइट्स जो हैं इंडिया के हैं, ये वाले यूएस के हैं। तो इससे सिग्नल लिया, इसी में करेक्शन कैलकुलेट करके हमारे वाले को भेज दिया। और हमारे वाले क्या करेंगे, अब किसको भेजेंगे, यूज़र को। यूज़र कौन है, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट क्या करेगा, जीपीएस से भी सिग्नल लेगा और गगन से भी, जो अपना सैटेलाइट है उससे भी लेगा, और अपनी खुद की पोजीशन निकाल सकता है वो। तो जीपीएस से भी सिग्नल लेगा और करेक्शंस ले लेगा अपने सैटेलाइट से, तो वो अपनी, उसको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ एयर पे। और भी चीज़ें, टाइम भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ऐसी चीज़ें वो निकाल पाता है। ठीक है, अब वो कैसे करता है वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, समझ लीजिए बस इतना है। आता है पर वो बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो समझ गए होगे फ्लो। तो ये चीज़ें मैंने सीखी थी वहाँ जाके। अब ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है इस पे, पर वहाँ पे बराबर था, मेरे इस पे अलाइनमेंट इशू आ गया। एडवांटेजेस लिखे हैं, गगन प्रोवाइड्स वाइड कवरेज एरिया। गगन सिग्नल कैन बी यूज फॉर नॉन एविएशन सेक्टर, जैसे मैं बताया कि मैसेज वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट के मैसेजेस वगैरह देना। सिग्नल कैन बी यूज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ ये तो दिया ही है। नॉन एविएशन सेक्टर मतलब डिफेंस वगैरह में भी यूज़ होता है, डीआरडीओ जैसे रुस्तम वगैरह के उस पर यूज़ किया हुआ है इसको। रुस्तम मतलब समझ लीजिए वो है जो ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, जो इंटरस्टेलर मूवी में देखे होगे ना आप, वो मैथ्यू मैककॉग्नी चलाता है अपनी बेटी के साथ, वही समझ लीजिए। तो वो अनमैन्ड होता है, उसको उसका लैंडिंग और उसका मतलब फ़्लाइट पाथ वगैरह पूरा उसको चेक करे थे डीआरडीओ वाले इसका यूज़ करके। तो नॉन एविएशन उस पे में, और भी रेलवेज़ वगैरह में भी यूज़ है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। गगन इज़ हैविंग रिडंडेंसी ऑफ 3 सैटेलाइट, मतलब एक सैटेलाइट भी अगर निपट गया तो और 2 रहते हैं, 2-3 है अपने, और भी डाल सकते हैं, पर वो यूज़ बेसिस पे रहता है। लिमिटेशन इसकी ये है कि पूरा ग्राउंड में जो अभी है, जैसे अभी उतरता है एयरक्राफ्ट, उससे अब एकदम कन्वर्ट होना इस पे आना, एयर वाले पे, वो थोड़ा मुश्किल बात है, वो टाइम लग जाएगा। रिस्टोरेशन डिफ़िकल्ट है। ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं उसको तो हम 1-2 घंटे में बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेस पे है उसको रिस्टोर करने में बहुत टाइम लगेगा, वो दिक्कत है। अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट, हार्डवेयर अपडेट किसी मेजर लेवल पे करना पड़ा तो उसके लिए टाइम लगेगा आपको, सर्विस डाउन करनी पड़ेगी, तो एविएशन इंडस्ट्री में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। बाहर तो यूज़ होता है ये, कितने लेवल पे होता है ये नहीं पता, पर सीनियर्स जानते थे बाहर हो क्या है, मेरे को उतना नहीं पता है। इंडिया में बहुत कम जगहों पे है ये। ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन जीपीएस सिग्नल, जैसे मैं बताया जीपीएस यूएस का है, अपना जो है वो खुद का बन रहा है, क्या स्टेज है उसका मेरे को पता नहीं, उस पर स्विच ओवर कब करेंगे ये भी नहीं पता है, पर फ्यूचर में ऐसे ही रहेगा कि इंडिया का खुद का एक जीपीएस सिग्नल होगा और वो अपन यूज़ कर पाएंगे। ठीक, प्रेजेंट स्टेटस बताया, डीजीसीए सर्टिफाइड है, नॉन एविएशन यूज़र्स आर यूटिलाइजिंग फॉर सर्वेइंग लोकेशन, ये सब समझ में आ रहा है। पीबीएन के लिए कि अपने अनेबलर है, मतलब बेहतर पाथ के लिए समझ लीजिए। अभी कैसा होता है ना कि एयरक्राफ्ट जो होता है ना, जिगजैग मूवमेंट करते हुए जाता है किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, क्योंकि वो बाउंडेड है, उसको कोई ना कोई नेविगेशन इक्विपमेंट चाहिए। अब वो पहाड़ के बीच में नहीं लगा लेकिन साइड में लगा, तो उधर जाता है, उधर का सिग्नल लेता है, फिर ऐसे जाएगा, फिर सीधा सीधा नहीं जा पाता है वो, तो टेढ़ा मेढ़ा होके जाता है। तो उससे क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट हो रहा है, फ्यूल भी जल रहा है, फ्यूल जल रहा है तो पैसे जल रहे हैं। तो ये सब क्या बेहतर करने के लिए पीबीएन एक अप्रोच होती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह वो सीधा सीधा जा सकता है ना, तो एक बेहतर अप्रोच रहती है, उससे पैसे फ्यूल वो वगैरह बचेंगे, तो उस वे में अच्छा है। डीजीसीए सर्टिफाइड है, डीजीसीए रेगुलेटरी बॉडी है अपनी, पता है, तो वो 18 जुलाई तक अपने ये सर्विसेज को मतलब अलाउ कर रखी है, तो इस पे नहीं जाते हैं क्या होता है एपीवी आरएनपी, समझ लीजिए एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है बेहतर। कंडक्ट फैमिलराइजेशन, एनपीआई पीएलआई, ये सब एआई के लोगों को सिखा सके क्या होता है कैसे होता है। मैं इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता रहे, अवेयरनेस रहे कि ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। डेवलपमेंट ऑफ एलनैव वीनैव अप्रोचेस प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइड अप्रोचेस एयरपोर्ट्स, इस पर नहीं जाते, समझ लीजिए बेहतर पाथ वो प्रोवाइड करेगा, बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेगा, समझ लो। गगन इंटरऑपरेबिलिटी फॉर मल्टी कॉन्स्टलेशन एनवायरनमेंट फॉर सिमलेस नेविगेशन, इसका मतलब यह है कि दूसरे जो देश के, जैसे हमारा अपना खुद का सैटेलाइट है 3 में दिखाया आप लोगों को जीपीएस के अलावा, ऐसे दूसरे देश के भी हैं अपने ऑगमेंटेशन सिस्टम, तो उनके साथ भी कंपैटिबल रहे, काम कर सके, वैसा बनाने की कोशिश करें ताकि एयरक्राफ्ट क्या हो कि किसी और रीजन में जा रहा है तो वो स्विच कर सके दूसरे ऑगमेंटेशन सिस्टम पे। ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गगन फॉर इंडियन नेविक, वही बताया मैं, अपना इंडिया का खुद का जीपीएस सिग्नल है उसके लिए ट्यून करना गगन को, तो वो एक फ्यूचर प्लान है।
फिर ये अकम्पलिशमेंट्स है, फोर्थ है एसबास इन वर्ल्ड, अदर जो है यूएस, जापान, यूरोप है। फर्स्ट है हमारा इक्वेटोरियल रीजन पे, मेकिंग इंडिया द लीडर इन एशिया पैसिफिक रीजन। एंड थर्ड, टू अचीव अप्रोच विथ वर्टिकल गाइडेंस सर्टिफिकेशन इन द वर्ल्ड, अदर्स आर यूएस एंड यूरोप। इस पर नहीं जाते अपन, समझ लीजिए बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस भी हम लोगों ने फेस किए, और थैंक यू लिखा, प्रेजेंटेड बाय एक्स। समझ लीजिए मैं कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पज से नाम नहीं बता रहा हूँ। जेड मैं हूँ समझ लो। वाई मैडम थी, एक सीनियर थी जो बहुत त्रिवेंद्रम में वर्क करती हैं, और एक्स जो थे वो हैदराबाद वाले सर हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है हमने कितने दिन में बनाया, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने बैठा था, मैं 6 घंटे ऑलमोस्ट बैठा था, 9-10 बजे रात के से 2 बजे तक एक दिन में, और एक दिन का। और फिर एक और बार बैठे थे हम 3 लोग मिलके 2-3 घंटे के लिए। सर लोगों ने इस पर स्टाइलाइज़ किया था। मैं मोस्टली कंटेंट पे काम किया था, क्या लिखना है क्या बोलना है, और बाकी सर मैडम लोग ने कंटेंट पे तो किया ही था, साथ ही साथ इसको थोड़ा विजुअली अपीलिंग बनाया। मैं क्या बहुत प्लेन बनाया था, ब्लैक एंड वाइट टाइप से, कुछ ऐसा ब्यूटी कुछ नहीं था। ये झंडा वंडा दिख रहा है जो, वो सब नहीं था। और जो ऐसे वुडन वाला जो ये है अलाइन करना, उस हिसाब से ये सब मैंने नहीं किया था, तो वो सर लोगों ने किया। सर ने मुझे ये भी बोला कि मैक के हिसाब से मत बनाओ, थोड़ा मतलब विंडोज़ में भी पकड़ रखो। तो वो एक अच्छा वो सजेशन था सर का। बाकी सर ने मेरे को ये बोला कि तुम्हारा चैनल मैं देखता हूँ, और मैं कल को 2-3 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा, लेकिन तुम्हारा चैनल देखते रहूँगा। मुझे अच्छा लगा ये देख के। वहाँ कई लोग ऐसे थे जो पहले से ही मुझे जानते थे, क्योंकि चैनल की वजह से कोई ना कोई हेल्प मिली थी उन्हें। अच्छा लगा। 1 हफ़्ते के लिए गया था इस पे। आई थिंक ये 10 मार्क्स का था, लेकिन फ़ाइनल में ये काउंट नहीं होता है। और क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे मेरे को इस पे, जैसे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, किस बैंड पे सिग्नल भेज रहे हैं, किस बैंड पे रिसीव कर रहे हैं। बहुत वो मतलब डेप्थ पे चले जाना, वो बोरिंग काम है। आप लोगों को इसके बारे में और डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन किसी और वीडियो में। मैं एक प्रेजेंटेशन देने का पर्पस बता रहा था, इसमें कैसे क्या मैंने दिया प्रेजेंटेशन, कितने दिनों में ये बनाया। 1 हफ़्ते का कोर्स था जिसमें 2 एग्ज़ाम थे, एक प्रेजेंटेशन था। 5 दिन में तीसरे दिन पे एक एग्ज़ाम था, और 5वें दिन पे एक एग्ज़ाम था। 5वें दिन पे प्रेजेंटेशन भी था। थोड़ा एक्टिक था, पर मैं समराइज़ करके आप लोगों को पूरा बता दूंगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग, और इसलिए मैंने ये ट्रेनिंग की थी। इस ट्रेनिंग के पैसे नहीं मिलते हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग है। इसके बाद की जो नेक्स्ट फेज़ की इसकी ट्रेनिंग होती है, वो इनरेस, INMCC और इनलेस वाली होती है। वो तीनों की अपनी सेपरेट है। उसमें 1500 मिलता है। तो अगर उनकी ट्रेनिंग कर लोगे तो हर महीने आपको 1500 मिलेगा, ऐसा रहता है। इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर नेविट्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। मतलब समझ लीजिए, उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। नेविट्स इक्विपमेंट्स की ले सकते हैं या फिर इसकी ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते रेटिंग। तो वो बात की बात है, ये बस इंट्रोडक्टरी था, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है, मतलब आपकी पोस्टिंग में कैसा रहेगा, तो वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाकी इतना ही था, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रैप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊँगा इसके बारे में। तब तक